मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और मेरे आयुष होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी के बारे में सोचने वाले हैं, जो कि हमारे क्लिनिक में हमें इसी प्रकार से मिलती है। तो शुरू करते हैं। पहले हम एक केस देखते हैं। तो ये जो पेशेंट था वो उसकी उम्र थी करीबन 25 ईयर्स और वो मेरे पास आया था। उसका जो डिसीज़ था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये डिसीज़ की मेरे पास ही ये पहली ही केस थी। तो वो जो पेशेंट था उसको वेरिकोसिल था और पेशेंट मेरे पास मेरे एक जो जानकार थे, जो मेरे से हरदम ट्रीटमेंट लेते थे, उन्होंने उसको रेफ़र किया था। तो पेशेंट जब मेरे पास आया तो उसने बोला कि सर, मुझे वेरिकोसिल की तकलीफ़ है और मैंने सर्जन को भी दिखाया है और उनका मानना है कि ये तकलीफ़ सर्जरी के अलावा ठीक नहीं हो सकती, आपको इसको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। तो मैंने फिर उससे बोला कि फिर आपको अगर इतना सब कुछ पता है तो फिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप मुझे दिखाओ। तो पेशेंट ने बोला कि सर देखो, ये बहुत ही नाजुक पार्ट है और वहाँ पे सर्जरी करना मुझे अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा है। वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो फिर कैसे रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखा देते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि वेरिकोसिल को लेके मन में आपको क्या चिंता बनी हुई है, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो मेरी तरफ से। तो पेशेंट ने बोला कि सर, मुझे ना बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। मैं जब चलता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक खिंचाव सा महसूस होता है। ज़्यादा देर तक मैं एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा दर्द करना शुरू होता है। तो मैंने बोला कि अगर इतनी तकलीफ़ है तो आप सर्जरी के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर ये वेन की तकलीफ़ है और वहाँ पे जाके आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के तकलीफ़ होने वाली है, तो आप वहाँ पे सर्जरी करवा लो। तो पेशेंट ने बोला, सर सर्जरी का सोच इसलिए नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वहाँ पे सर्जरी करूँगा तो उसके कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। मैंने तो फिर पूछा कि आपको डर लग रहा है क्या कि सर्जरी में कुछ हो जाए या कुछ गलत हो जाएगा तो फिर आगे कैसे होगा। उसने कहा नहीं सर, मुझे सर्जरी के बारे में ये नहीं है कि गलत हो जाएगा, मुझे वो जो चीज़ है वो मुझे सर्जरी के लिए जाना नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि और उसको लेके मन में क्या चिंता बनी है। तो उसने कहा कि सर, मैंने ऐसा पढ़ा है कि वेरिकोसिल की जो तकलीफ़ होती है, ये जो इंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स है वहाँ पे टेस्टिकुलर में, तो आगे चल के इम्पोर्टेंस आदमी बन जाता है या स्पर्म काउंट कम होगा, ये मैंने पढ़ा है और ये सोच सोच के मैं परेशान हूँ। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आपको इसकी वजह से चिंता बनी हुई है क्या। तो उसने बोला कि हाँ सर, ये चिंता तो है, ये थॉट मेरे दिमाग में तो चल रहा है। इसलिए मैंने डॉक्टर से भी बात की, पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा अगर हम सर्जरी करवा लेते हैं तो। और फिर पेशेंट ये सब बातें बोल रहा था। फिर मैंने सोचा कि अभी ये इसमें क्या कर ही सकते हैं हम, क्योंकि अगर ये सर्जरी के लेवल की केस है और सर्जरी ही डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई है, तो पेशेंट हमारे पास क्यों आया। तो फिर मैंने पेशेंट को जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली पेशेंट क्या कह रहा है, पेशेंट की पर्सनैलिटी क्या है, तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर्सन्स को ध्यान में रख के दवाई देंगे। तो ये मेरा थॉट था। फिर मैंने पेशेंट्स के बारे में पूछा कि जब आपको दर्द होता है या तकलीफ़ होती है तो उसका कुछ स्वभाव में परिवर्तन है या चेंज बना हुआ है क्या। तो पेशेंट ने बोला कि हाँ सर, जब भी मुझे ये थोड़ी सी भी वहाँ पे ऐसा दर्द या खिंचाव सा महसूस होता है तो मुझे चिड़चिड़ होना शुरू होते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि यार ये एक बार का ख़त्म ही कर देते हैं ना, ये बीमारी ये मेरे साथ क्यों हुई। मेरे बाकी सारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स को कोई बीमारी नहीं है, सब अच्छे खासे खेलते हैं, सब मज़ा कर रहे हैं, और मेरे को ये तकलीफ़ क्यों हो रही है।
फिर थोड़ा मेरे को उसके इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, तो मुझे और पता चला उसके स्वभाव के बारे में। उनके साथ में उनके पिताजी भी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका नेचर कैसा है पेशेंट का। तो उन्होंने कहा कि सर वैसे तो ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, आधी आधी रात को दौड़ के ये अपने कोई भी फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, उनके काम में लगने की कोशिश करता है या उनके लिए दौड़ जाता है। मगर जब कभी वो ये जो कर रहा है या उनके लिए जो इसने किया है उसके बारे में अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, तो अहमियत नहीं देते हैं, तो इसको काफ़ी दर्द होता है। तो फिर ये चिड़चिड़ करने लगता है, घर आके तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है, गाली गलौज देना शुरू कर देता है, कहता है कि मैं क्यों ही उनके लिए कर रहा हूँ, मैंने क्यों ही उनको फ्रेंड बना दिया, ये तो सब मतलबी है, ऐसा वो बोलना शुरू कर देता है। तो मैंने फिर उससे सवाल पूछा कि ये जो पिताजी बोल रहे हैं क्या आपका स्वभाव वैसा है? तो उसने कहा कि नहीं सर, हाँ मेरी चिड़चिड़ होती है, मुझे ऐसा भी लगता है कि वो मुझे उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितना मैं उनको अहमियत देता हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर आप उनके साथ में रिश्ता रखते हैं कि नहीं रखते हो, फिर आपका रिश्ता कैसे रहता है? तो उसने मुझे एक बात बताई कि सर हाँ, अगर वो मुझे बहुत क्लोज़ है, मेरे से बहुत नज़दीक है और उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो फिर मैं उनसे रिश्ता रखना नहीं हूँ। हाँ, मगर अगर कोई है जो बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उतनी भी गलती नहीं थी, तो फिर मैं उनके साथ में रिश्ता कैरी करता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं क्या लाइफ में? तो उसने बोला कि हाँ, मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो बहुत मेरे क्लोज थे, हम बचपन में साथ में थे, मगर एक बार बहुत ऐसा अनबन हुई, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने बोला किस तरह का धोखा? तो उसने कहा कि जैसे हम फ्रेंड में जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं मेरे हर एक सीक्रेट उसको बताता था, उसने वो सीक्रेट्स जो है वो मेरे दूसरे दोस्तों में भी बोल दिए। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर मैंने तब से उससे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने बोला फ्रेंड ही तो है, तो ये तो चीज़ें चलती हैं। मगर उसने बोला कि नहीं सर, ट्रस्ट भी एक बहुत सारा इशू होता है फ्रेंडशिप में। अगर ये कोई करता है, जितना ट्रस्ट मेरा उसके ऊपर है उतना भी उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर होना चाहिए। जितनी फ्रेंडशिप के लिए मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, उतनी ही एनर्जी उसने भी फ्रेंडशिप में डालनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये काय की फ्रेंडशिप? फिर मैंने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। वो बाद में उसने मेरे को कॉल किया था, बाद में मेरे से सॉरी भी बोला उसने, मगर मैंने बोला कि एक बार हो गया ना हो गया, अभी मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ऐसे मेरे 3-4 फ्रेंड्स के साथ में हुए हैं। बीच में ही उसके पिताजी ने कहा कि सर, जब इसको गुस्सा आता है ना तो उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या कर रहा है, यानी इतना वॉयलेंट हो जाता है। हम मुझे भी गाली गलौज कर देता है, गुस्से में अनाप शनाप बोल देता है, जैसे आपने मुझे पैदा किया तो क्या एहसान किया क्या, मुझे आपकी ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आप किसी अनाथ को दे दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेटा भी मत मानो। यानी इतना सब कुछ वो जब गुस्से में बोल देता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यार सही में मैंने इसको जन्म दे के क्या गुनाह किया है, ऐसा मैं सोच रहा चलता है मेरे दिमाग में। और पेशेंट को या लड़के को कुछ भी नहीं लगता है जब वो गुस्से में होता है। तो एक इंसिडेंस मैं आपको बता देता हूँ सर, जैसे आपने बोला ही है कि इसके नेचर के बारे में बताओ, तो मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ कि मेरी एक लड़की है और उसने भाग के शादी की। हालांकि हमने
सब ने एक्सेप्ट किया वो लड़के को, मगर ये इसने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। करीबन 5 साल हो गए, उसने अपनी ही बहन से बात भी नहीं की। उसका ये था। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या भाई क्यों नहीं बात की, तो उसने बोला कि सर क्यों करे बात, वो मेरी बहन थी, उसने मुझे बताना चाहिए था, मुझसे शेयर करती तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता था ना। मेरे पीठ पीछे भाग के गई, कुछ बोला नहीं, सोसाइटी में हमारी इज्जत भी ख़राब कर दी, और फिर बाद में आके आप अपोलाइज कर देते हो, बाद में माफ़ी मांगते हो। तो किस बात की माफ़ी? जो होना था, आपने जो करतूत की है उसके परिणाम तो हमने भोग ही लिए ना, फिर माफ़ी की क्या बात थी? इसलिए मैंने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। मैंने बोला भी नहीं, मैंने उससे बात भी नहीं की, और अभी वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है सर। ना तो वो मायने रखती है, ना उसका हस्बैंड मायने रखता है। हालांकि हमारे पेरेंट्स, मेरे पिताजी और माँ ने तो उसको एक्सेप्ट किया है, मगर मेरे दिल से वो बात नहीं जा रही है उसको लेके। जब भी वो मेरे सामने आती है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं उसको कुछ कर ना दूँ, मगर मैं अपने आप को रोकता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये पेशेंट है, और मैंने फिर ये सब देख के पेशेंट को एक रेमेडी दी, क्योंकि हम मैन एंड डिसीज़ को देखते हैं, चाहे बीमारी कितनी भी क्रिटिकल हो, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, हमें पेशेंट को समझना है, पेशेंट की पर्सनैलिटी ढूंढनी है, एग्जैक्ट पेशेंट्स क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और कैसे बर्ताव कर रहा है। तो फिर ये सब मिला के मैंने उसको रेमेडी दी, और वो जो रेमेडी है उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो चलो हम आज नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्ट नाइट्रिक एसिड का पर्सन कैसा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नाइट्रिक एसिड में होती है, वो अपने बीमारियों को लेके काफ़ी परेशान होता है, उसको काफ़ी डर भी होता है बीमारी का, और ये बीमारी के डर की वजह से ही वो डॉक्टर टू डॉक्टर भागते रहता है। जितना आर्सेनिक में है बीमारी का डर, जितना एकोनाइट में बीमारी का दर्द है, वितुलकाश सर ने बोला है कि उतना ही दर्द नाइट्रिक एसिड को होता है, अपने हेल्थ को लेके, अपने बीमारी को लेके। तो इसके जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे, वो जो रूब्रिक्स थे वो थे एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। जब कभी उसके मन मुताबिक चीज़ नहीं होती है तो इसको काफ़ी गुस्सा आता है। एंगर वायलेंट ओवर हिज मिस्टेक्स, उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलती की है, कि मैंने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, ये मेरे लायक ही नहीं है। हमारे नाइट्रिक एसिड में जब हम पढ़ते थे, हमारे सर ने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस हमें बताया, वन लाइनर था, जिससे हम पहचान करते हैं नाइट्रिक एसिड की, कि पर्सन नर्सिंग टू कर्सिंग में जाता है। यानी नर्सिंग क्या होती है ना, नर्सिंग ये बहुत दिल से आती है, जैसे बहुत दिल से ये बाकी के लोगों को करता है। जैसे पिताजी ने भी बोला कि ये दिन ना देखता है, रात ना देखता है, दूसरे के काम में कैसे आए, किसी ने फ़ोन किया तो ये चला जाता है, उसके काम में आता है, उसकी मदद करता है। इतना सिंपैथेटिक बंदा होता है, इतना अफेक्शनेट बंदा होता है। एंग्विश लॉस ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम, जैसे जो फ्रेंड्स उसने लॉस किए हैं उसका भी उसको बहुत पश्चाताप ये होता है कि मैंने उनसे दिल से रिश्ता जोड़ा है, मगर उन्होंने उतनी कदर की नहीं है। तो ये एक रूब्रिक था मेरा। जैसे एंजाइटी हेल्थ अबाउट में है, ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसे ही एंजाइटी पेन फ्रॉम, जब जब उसको पेन होता है तब तक उसका जो डर है वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। फिर उसको इम्पोर्टेंस की थॉट आते हैं, फिर वो सोच में पड़ता है कि इससे कुछ अलग ना हो जाए, कुछ तकलीफ बढ़ ना जाए। एंजाइटी थिंकिंग अबाउट,
जो भी पेशेंट जो सोचता है वो सोच की वजह से ही पेशेंट और बीमार गिरता है। और एक रूब्रिक वहाँ पे था कि जैसे एंजाइटी अबाउट हिज बिजनेस, एंगेज इन लॉसूट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये बीमारी है, ये जो बीमारी है वो प्रोसेस उसकी चालू है, और कितना ही प्रयास करते वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जैसे एक केस होती है, केस दिन प्रतिदिन चलती रहती है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उसका निकाल नहीं आ रहा है, तो वो एक जैसे लॉ सूट में एंगेज हो गया है, वैसे ही उसको बीमारी को लेके लगता है कि ये कब मुझे इससे छुटकारा मिले और कब मैं उसको फ्री हो जाऊं। अगेन एक रूब्रिक था, जैसे उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये, कि ये बंदा बहुत बेनोवलेंट है, बहुत सिंपैथेटिक है। तो ये क्या करता है ना, ये दिल से मदद करता है और दूसरों के लिए करता है, मगर जब दूसरे उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं तो इसका एंगर है ना वो काबू में भी नहीं रहता है। ड्यूरिंग एंगर ही बिकेम बिसाइड वन सेल्फ बीइंग, यानी अपने आप के ऊपर का जो उसका कंट्रोल है वो लूज कर देता है। देन ही बिकम एब्यूसिव ड्यूरिंग एंगर, ड्यूरिंग पेन। कभी कभी पेशेंट के जो रिलेटिव्स है या पिताजी है या माँ है या फ्रेंड है, जब उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट समझने की कोशिश ही नहीं करता है। यानी पिताजी भी उसको सही सलाह देते हैं कि फिर तू इतना क्यों करता है, उनके लिए क्यों इतनी दौड़ भाग करता है, ये बातें भी उसको सहन नहीं होते हैं। दैट इज एलिमेंट फ्रॉम एडमोनिशन। एडमोनिशन एग्रेवेट्स, कि अगर कोई भले की भी बात कर रहा है ना तो भी पेशेंट को वो सुनना नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। पेशेंट बिकम एब्यूसिव, पेशेंट बिकम इंसल्टिंग, पेशेंट बिकम एब्रप्ट। ये जो पेशेंट है ना ये बहुत इतना हद तक एब्यूज करता है। जैसा हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये बंदे भी बहुत दिल के साफ होते हैं, बहुत प्लेन माइंडेड होते हैं, साफ दिल के होते हैं, मगर जब उनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जब सामने वाले से उनका रिश्ता खट्टा हो जाता है, तो फिर वो सामने वाला उनको कितना भी अपोलाइज करे, उनको कितना भी समझाए, तो ये मानते नहीं हैं। उसमें एक रूब्रिक है हमारे पास कि पेशेंट अनमूव्ड बाय एपोलॉजी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑफेंडेड हिम, अनमूव्ड बाय एपोलॉजी। तो ये रूब्रिक नाइट्रिक एसिड की जान है कि एक बार अगर किसी से रिश्ता खराब हो गया या उसने काफ़ी दिल पे चोट पहुंचाई, तो ये फिर उसको लेके उसको कितना भी ये करे, माफ़ी मांगे, तो ये उससे बात नहीं करता है। यानी ये पेशेंट में उसने बोलते बोलते एक चीज़ ये बोली कि अगर वो इंसान ने मुझे दूध का अभिषेक भी किया मेरे सर के ऊपर, जैसे महादेव के सर के ऊपर हम दूध का अभिषेक करते हैं, तो ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। ये पेशेंट ने मुझे वही डायरेक्टली बोल दिया, अगर वो मुझे दूध का भी अभिषेक किए ना तो भी मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। अब एक बार ये मेरे दिल से उतर गया तो उतर गया। जैसे मराठीमध्ये एक म्हण आहे की चुकीला माफ़ी नहीं, एक बार गलती की ना तो ख़त्म, वहीं पे ही हमारी दोस्ती का एंड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना वो हमें नाइट्रिक एसिड के में मिलती है। जैसे ये पेशेंट जितना सिंपैथेटिक है उतना ही सस्पिशियस है। ये जितना दूसरे को करता है ना उसको ये
सस्पिशन भी होता है कि ये जो मैं उससे जो प्यार करता हूँ तो वो मुझे भी वैसा ही प्यार करे, मेरे को भी वैसा ही देखे, मगर वो जब नहीं होता है तो उसको मन में उसके लिए शंका पैदा होती है। नाइट्रिक एसिड के पेन्स देखे हैं कि बहुत सीवियर पेन होते हैं, जैसे फिशर का पेन हो, जैसे पाइल्स का पेन हो, अल्सर्स के पेन्स हो, बहुत ये होते हैं, सीवियर होते हैं, क्योंकि ये पेशेंट की टॉलरेंस लेवल बहुत कम होती है। जैसे हमने हेपार सल्फ के बारे में भी सोचा है, हेपार सल्फ के बारे में हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें भी हेपार सल्फ के टॉलरेंस लेवल, पेन बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड की पेन बेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। ही बिकम ए मैलाशियस, ही बिकम ए मेजेंथ्रोपी, उसका जो एंगर है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी मैंने बात की ना कि ये नाइट्रिक एसिड बहुत ट्रांसपेरेंट है, मगर जब वो हाथ पे गिरेगा तो बोन को ख़राब कर देता है। इतना डिस्ट्रक्टिव ये पेशेंट होते हैं, करोजिव होते हैं। तो मैंने एक थीम बनाई कि ट्रांसपेरेंट टू करोजिव, ये पेशेंट का थीम है नाइट्रिक एसिड का, ये जर्नी है नाइट्रिक एसिड की, नर्सिंग टू कर्सिंग। एक बार नर्स भी करेगा और फिर बाद में होता है तो फिर उसको गालियाँ भी देगा, कर्ज भी करेगा, सब चीज़ करेगा। नाइट्रिक एसिड हम वॉट्स को लिए देते हैं, नाइट्रिक एसिड हम क्रैक्स के लिए देते हैं, हील पेन के लिए देते हैं, फिशर इन एनो के लिए देते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें दर्द बहुत ही ज़्यादा है तो हम नाइट्रिक एसिड के बारे में दे सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड काफ़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है जो हमारे क्लिनिक में हमें मिलती है। उसके स्वभाव के बारे में भी जब हम कहते हैं तो पेशेंट का जो बाय स्टैंडर्ड है, उसके साथ में जो भी आते हैं, वो उनके स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियोस अच्छा लगा नाइट्रिक एसिड का। आगे भी हम बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। मगर आप कैसे नाइट्रिक एसिड को जानते हैं, आप कैसे नाइट्रिक एसिड को समझते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और ये वीडियोस कैसे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस आप शेयर करो, तो उनके पास भी होम्योपैथी का जो ज्ञान है जो हम बांट रहे हैं वो भी मिले उनको। और सबको एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो हमने बनाया है ये नॉलेज शेयरिंग के लिए ही बनाया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू। अभी हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं लास्ट में, जहाँ पे आपको एक नाइट्रिक एसिड का एक थीम पता चलेगा। ये क्लिप है सौदागर पिक्चर की, जहाँ पे हमें एक रूब्रिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि हेट्रेड ऑफ पर्सन अनमूव्ड बाय एपोलॉजी, यानी पर्सन से कितनी नफरत होती है जब एक दोस्त सबसे होता है जिसे हम शेयर करते हैं, अगर वो दोस्त अगर धोखा दे तो फिर उसके साथ का जो रिश्ता है, उसकी एक क्लिप है सौदागर पिक्चर की। इससे हम थोड़ा नाइट्रिक एसिड के बारे में या उसके गुस्से के बारे में सोच सकते हैं। तो हम ये क्लिप आप देखो और आपको कैसी लगती है फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता राजेश्वर। गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है।